नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे अपील, यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वे बेल बटन को अवश्य दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए आज के सेशन में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित स्मरणीय तथ्य का पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, इकाई तत्व, वास्तविक संख्याएं, संपूर्ण संख्या, अंशयुक्त संख्या, इकाई अंक ज्ञात करना, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, विभिन्न अंकों से बनने वाली छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या, दाशमिक प्रणाली, रोमन संख्या, छोटा बड़ा बराबर का प्रयोग करना आज हम लोग सीखेंगे। प्रथम टॉपिक योज्य तत्समक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम में अंतर होता है। वह अंक जिसे किसी संख्या अथवा अंक में जोड़ने पर भी उस संख्या का मान नहीं बदलता है तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में या किसी अंक में वह कौन सा अंक आप जोड़ेंगे कि उसका मान नहीं बदलेगा। तो आइए देखते हैं। 80 में देखिए ये शून्य हम जोड़ रहे हैं तो 80 का 80 होगा। 91 में शून्य जोड़ेंगे तो 91 होगा। 70 में शून्य जोड़ेंगे तो 70 होगा। 206 में शून्य जोड़ेंगे तो 206 होगा। कहने का मतलब कि शून्य वह अंक है जिसे किसी भी अंक में अथवा संख्या में जोड़ने पर वह संख्या ज्यों की त्यों रहती है। जैसे मान लीजिए अंक है, ये 5 है, 5 में आप शून्य जोड़ लीजिए तो देखिए 5 ही होगा। 4 है, 4 में शून्य जोड़िए तो देखिए 4 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये शून्य जो है, शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। यदि परीक्षा में आपको पूछ दे कि योज्य तत्समक किस अंक को कहा जाता है तो योज्य तत्समक शून्य को कहा जाता है। अब योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने पर उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। 99 का योज्य प्रतिलोम ऋण 99, 105 का योज्य प्रतिलोम ऋण 105, ऋण 80 का योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदल दीजिए धन 80, और ऋण 100 का योज्य प्रतिलोम धन 100। गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों के अंतर को हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। वह अंक जिसका किसी अंक अथवा संख्या में गुणा करने पर उस अंक अथवा संख्या का मान नहीं बदलता है तो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक का मतलब किसी संख्या अथवा अंक में आप किस अंक का गुणा करेंगे कि उसका मान नहीं बदलेगा। तो एक का आप किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में गुणा आप करते हैं तो उस अंक का मान ज्यों का त्यों रहता है। देख लेते हैं। एक को गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब देखिए 9 का 1 में गुणा करेंगे तो ये होगा 9, 17 का 1 में गुणा करेंगे तो 17। देखिए मान नहीं बदल रहा है, ये जो 9 है वही 9 आया, 17 है वही 17 आया, 8 एकम 8 यानी यही 8 आया, और 105 का 1 में करेंगे तो 105। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक जो है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम किसी अंक अथवा संख्या के अंश तथा हर को आपस में बदल देने की क्रिया को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं।
गुणात्मक प्रतिलोम को गुणनात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें लिखना है तो क्या करेंगे, आंसर तो अंश हर में इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले, बटे 1, तो 5/1, तो जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/5, क्योंकि इस हर को अंश में ले जाएंगे और अंश को हर में ले आते हैं। इसी तरह देखिए 15 का गुणात्मक प्रतिलोम 15/1, तो इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो 1/15 होगा। 25/27 का गुणात्मक प्रतिलोम, 27 को अंश में ले जाइए और 25 को हर में ले आइए। इकाई तत्व को हम लोग देखते हैं। देखिए इकाई तत्व क्या है। इकाई तत्व योग की संक्रिया के लिए शून्य को इकाई तत्व कहते हैं। क्यों शून्य को इकाई तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी अंक अथवा संख्या में शून्य को हम जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। 5 धन शून्य बराबर देखिए 5 होगा, 6 धन शून्य बराबर 6 होगा, 15 धन शून्य बराबर ये 15 होगा। 199 में शून्य को आप जोड़ेंगे तो 199 होगा। अतः यहाँ पर ये जो शून्य है इसको हम लोग इकाई तत्व कहते हैं। आइए देखते हैं गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व कहते हैं। 1 को इकाई तत्व क्यों कहा जाता है? 1 को इकाई तत्व इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि 1 का किसी भी संख्या अथवा किसी भी अंक में गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है। 5 में 1 का गुणा कीजिए तो 5 एकम 5, 15 में 1 का गुणा कीजिए तो 15 एकम 15, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 199 में 1 का गुणा करेंगे तो 199। याद रखो शून्य तथा 1 को इकाई तत्व कहते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। 5/1 हम लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, 7/1। तो ये जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं ये P/Q के रूप में है। और ये देखिए अब यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है, करने में 3 अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, और ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु Q का मान 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है तो वे संख्याएं संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। याद रखो 1 से 100 तक में केवल 2 संख्याएं 6 तथा 28 संपूर्ण संख्याएं होती हैं। 6 और 28 के अलावा 6 और 28 को छोड़कर 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या संपूर्ण संख्या नहीं होती है। आइए देखते हैं। जैसे अब 6 का गुणनखंड देखिए, 6 किससे? 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी 6 के गुणनखंड 1 2 3 6। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए तो 2 और 1 3, 3 6 अच्छा ये हो गया 12।
ये हो गया 6। तो अब देखिए इस 6 का अगर 6 में हम 2 का गुणा करें यानी दूना, तो 6 दूना 12। अतः हम कह सकते हैं कि 6 आपकी संपूर्ण संख्या होगी। अब 28 के गुणनखंड देखिए, 1 से 28 कट जाएगा, 2 से 28 कटेगा, 4 से 28 कटेगा, 7 चौके 28, 14 दूना 28 और 28 एकम 28। तो 28 के गुणनखंड कौन कौन हुए? 1 2 4 7 14 28। तो 28 को हम अगर गुणनखंड ये जितने इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 और 4 7 और 7 7 14 और 14 14 28, 28 और ये 28 रख लेते हैं तो 28 28 ये हुआ 56। और ये अब देखिए इस 28 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, इस 28 में 2 का गुणा करेंगे तो 56 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 28 भी संपूर्ण संख्या है। अब आपसे यदि पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में कितनी संपूर्ण संख्याएं होंगी, तो केवल 2। कौन कौन? 6 तथा 28। अब देखते हैं अंश युक्त संख्या का मान कितना होता है। किसी भी अंक या संख्या अंश के रूप में है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या 10 अंश का मान 1 होगा, 25 अंश का मान 1 होगा, 45 अंश का मान 1 होगा। आइए देखते हैं 1 अंश, इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, का मान कितना होगा? तो देखिए 1 अंश का मान 1 होगा, 5 अंश का मान 5 होगा, 5 अंश का मान 5 अंश का मान 1 होगा, 16 अंश का मान 1 होगा, 255 अंश का मान भी 1 होगा। क्योंकि इसका नियम है कि किसी भी संख्या पर अंश दिया है, डिग्री दिया है, तो उसका मान सदैव 1 होता है। आइए आगे 360 अंश का मान, इसका भी 1, 450 अंश का मान, इसका भी 1, 750 अंश का मान, इसका भी 1, 100 अंश का मान, इसका भी 1, और 90 अंश का मान, इसका भी 1, 180 अंश का मान, इसका भी 1। अगर x अंश है तो इसका भी मान 1 होगा, y अंश है तो इसका भी मान 1 होगा। इकाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं? आइए देखते हैं। 51 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें इकाई, तो देखिए इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 का 3 में कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इस 15 का 7 में हम गुणा कर देंगे तो 105 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक जो यहाँ आया, इकाई अंक बराबर 5। अब देखिए 549 प्लस 392 प्लस 456 में इकाई का मान होगा। देखिए इकाई का मान हमें बताना, तो देखिए इकाई ये और ये, तो 9 और 2 11, 11 और 6 17। तो इस 17 में देखिए इकाई का अंक, इकाई बराबर आपका 7, ये 7 उत्तर हुआ। 4 पर 6 घात में इकाई का मान क्या होगा? तो इसको हम देखिए 4 पर 6 घात को लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख देंगे 6। अब 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखिए 64 यहाँ आ गया, फिर 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इस 64 में देखिए 4 और ये 4, तो 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16, यानी 6 हुआ ये इकाई। तो ये 6 आपका आंसर हुआ। अब देखिए 8887 ऋण
6789 में इकाई का मान, तो देखिए इकाई का मान ये 7 है और यहाँ पर 9 है, तो अब 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इससे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ 17। अब 17 से अब 9 माइनस कर दो, तो ये होगा 8, तो ये होगा इकाई का अंक। इस प्रकार के सवालों को इसी तरह से हल किया जाता है। सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या बताना। चलिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? तो गिनती की शुरुआत हमारी 1 से होती है, तो 1 ये सबसे छोटी संख्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब देखिए 1 लिखेंगे, आइए 3 अंक हमें, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 4 अंक की, तो देखिए 1 लिख लीजिए, 3 जीरो बढ़ा, 1 2 3, 4 अंक हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 और ये 5। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए, 6 अंक हमें करना है, तो 5 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए और 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए और 7 बार जीरो, तो 1 इसको माने 1, ये 2 3 4 5 6 7 8। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़, अंत में 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 करोड़। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। 5 अंकों की संख्या 5 बार 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार हम 9 लिखेंगे। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 लिखेंगे। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 बार 9 लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग, अंतर, गुणा ज्ञात करो। तो चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 हम लिख लेते हैं। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 जीरो कर लेंगे, इसका योग जोड़ देंगे 9 9 9 1 10 और 9 1 10, 10,099। अब इधर अंतर निकाल लेते इसी का। 9 9 9 में से आप 100 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। 9 9 8 9। अब कह रहा है गुणा कर दीजिए, तो 9 9 9 9 में 100 का आप गुणा कर दीजिए। तो आप ऐसे करते हैं, बिल्कुल हम भी ऐसे ही करेंगे। 1 का 9 9 9 9, इस तरह से 0 0 9 9 9 9। ये देखिए, इसको आप चाहते तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसमें। अब देखिए 100 का जहाँ गुणा करना होता है, आप
99 रख लीजिए, और ये 2 जीरो है तो इस 2 जीरो को यहाँ बढ़ा दीजिए। इस तरह से ये आपका प्रश्न हल हुआ। विभिन्न अंकों पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। 4, 5, 0, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग अंतर ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बड़ी पहले लिखते हैं, इसमें बड़ी 5 है तो हम 5 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद देखिए 3 है तो हम 3 लिख दिए, फिर इसके बाद बचा ये 0 तो 0 लिख दिए। अब सबसे छोटी हमको लिखना है तो 0 सबसे छोटी है, लेकिन 0 को हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे जैसे 0, 3, 4, 5 तो ये गलत है, क्योंकि 3 ही अंक हुआ जबकि ये 4 अंक है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3, 0, 4, 5। अब इसका योग कर देंगे, 5, 4, 3, 7, 4, 5, 3, 8। अंतर 5, 4, 3, 0, 3, 0, 4, 5। इसको हम माइनस कर देते हैं। 10 में से ये 5 गया तो ये 5 हुआ, यहाँ 2 बचा तो ये 12 में से 4 गया 8 हुआ, यहाँ 3 बच गया 3 लिख लीजिए, 5 से 3 गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 5, 0, 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंक की कह रहा है, लेकिन ये है 1, 2, 3, ये 4 ही अंक हैं, लेकिन हमें बनाना है 5 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 5, फिर 4, 3, 0। देखिए 5 अंक हो गया। अब कह रहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 0 है तो 0 से हमको कोई लेना देना नहीं, 3 लिखिए, फिर सबसे छोटी 0 है तो 0 का रखिए, फिर इसको डबल कर दीजिए, 4, 5। दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? संपूर्ण विश्व में 10 संकेतों जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं 10 अंकों को विश्व स्तर पर दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। सब दार्शनिक प्रणाली में सबसे छोटा संकेत देखिए 0 है तो इसको हम 0 लिखेंगे, और दार्शनिक प्रणाली में सबसे बड़ा संकेत ये 9 है तो इसको हम 9 लिखेंगे। रोमन संख्या देखते हैं। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी, 6 के लिए देखिए वी आई, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स, 10 के लिए एक्स, 11 के लिए तो देखिए ये 10 और 1 11 है तो 10 1 11 यानी एक्स आई, 12 के लिए एक्स डबल आई, 13 के लिए एक्स ट्रिपल आई, 14 के लिए एक्स आई वी, 15 के लिए एक्स वी, 16 के लिए एक्स वी आई, 17 के लिए एक्स वी डबल आई, एक्स वी ट्रिपल आई, एक्स आई एक्स, और 10 10 20 होता है तो यानी एक्स एक्स यानी डबल एक्स। इस तरह से देखिए 30 के लिए ट्रिपल एक्स है, 40 के लिए एक्सएल, 50 के लिए एल होता है, 60 के लिए एल एक्स, 70 के लिए एल डबल एक्स, 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स, 90 के लिए एक्स सी, 100 के लिए सी, 200 के लिए डबल सी, 300 के लिए ट्रिपल सी, 400 के लिए सी डी, अब 500 के लिए डी होता है, 600 के लिए डी सी, 700 के लिए डी डबल सी, 800 के लिए डी ट्रिपल सी, 900 के लिए सी एम होता है रोमन अंक में, 1000 का रोमन अंक एम होता है, 2000 का रोमन अंक डबल एम लिखेंगे, 3000 के लिए ट्रिपल एम रोमन में लिखा जाता है। आइए कुछ सवाल देखते हैं। रोमन अंक में लिखो, देखिए 599 को आपको रोमन अंक में लिखना है, तो 500 का हम देखते हैं, देखिए डी, तो ये आपका डी हो गया। अब 99 है तो 90 का देखते हैं, तो 90 के लिए एक्स सी और 9 के लिए आई एक्स, 1250 तो 1000 के लिए एम, अब 200 के लिए डबल सी और 50 के लिए एल, 2360 के लिए डबल एम, देखिए 2000 का हो गया, 300 के लिए ट्रिपल सी हम लिखेंगे, और 60 के लिए एल एक्स, 60 के लिए हो गया। 60 के लिए देख लीजिए ये है
आगे 555, तो 500 के लिए आप लिखेंगे डी, फिर 50 के लिए एल, फिर 5 वी। संख्या में लिखो, संख्या में देखिए, इसको देखते हैं, ये आपका हो गया 80 और ये 8 88। सी डी का मतलब 400, तो ये हो गया 400। और एल एक्स 60 और 4 64, एल एक्स 60 हो गया और ये 464। डबल एम यानी 2000 हुआ। फिर आपका देखिए ये डीसी है, डीसी का मतलब देखते हैं, डीसी 600 हो गया। और ये कितना है देखिए, एक्सएल यानी 2000, आपका ये 0 बढ़ जाएगा 2000 के लिए। और डीसी का मतलब ये 600 हुआ, और 600 एक्सएल का मतलब होता है 40। सॉरी, देखिए ये है 2000 और ये आपका हो गया 600, आइए एक्सएल का मतलब ये हो गया 40, 2640। अब देखिए ये ट्रिपल एम है, तो बिल्कुल ये 3000 होगा। 3000 के बाद देखिए 50 60 70 70, ये 60 हो गया, 70 हो गया, 70 9 79, यानी 3000 आपका ये 79 हुआ। निम्न संकेतों का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो अब देखिए ये जो चिन्ह है, जिधर की संख्या बड़ी होगी उसका मुंह उधर की ओर घुमा देंगे। अगर मान लीजिए कि अब ये 8 है और इधर आपका 10 है, तो इधर की संख्या बड़ी है तो ये इधर मुंह घुमा देंगे। अब मान लो कि अगर 18 है, ये संख्या ये आपकी हो गई 15, तो अब बताओ 18 बड़ी है ना, तो फिर इसका मुंह इधर घुमा। अब मान लो कि ये 20 है और ये भी 20 है, ये दोनों बराबर। ठीक इसी तरह जिस और बड़ी संख्या होती है, खुला हुआ मुंह वाले का चिन्ह उधर करके रखा जाता है। अब बताइए 18 15 में कौन बड़ी है? 18, तो 18 की ओर मुंह कर दीजिए। 20 18 में कौन? तो 20 बड़ी है, तो 20 की तरफ मुंह कर दीजिए। 35 और 50 में देखिए 50 बड़ा है, तो 50 की तरफ मुंह कर दीजिए। 65 और 80 में 80 बड़ा है, तो ये इधर मुंह हो जाएगा। यदि दोनों तरफ की संख्या एक समान है तो बराबर का चिन्ह रखा जाता है। देखिए 80 80 ये दोनों बराबर है, इसलिए बराबर। 50 50 ये दोनों बराबर है, बराबर। 60 60 दोनों बराबर है, तो ये बराबर का चिन्ह रखेंगे। सही चिन्ह लगाइए, इसको इसमें से जहां उचित है। 15 30, 30 बड़ा है, 30 की ओर मुंह कर देंगे। 35 बड़ा है, 35 की ओर मुंह कर देंगे। 600 ये बराबर है। 815 देखिए 900, ये 9 बड़ा है, तो इधर मुंह घुमा देंगे। 615 ये बराबर है। 825 ये बराबर है। इस तरह से सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अंत में मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। जो नए हैं बेल बटन अवश्य दबा दीजिए, और आप इस वीडियो को दूसरे साथियों तक शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद और लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।